डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फिजिक्स की सीरीज चल रही थी जिसमें हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आज पार्ट 2 करना है। चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पार्ट 1 आप जरूर देख लेना, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने मिरर्स पढ़ लिए हैं, मिरर्स को स्टडी किया जा चुका है। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका क्या मतलब है? v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अभी समझाऊंगा पोल कहां पे है, ये डिस्टेंस सारे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और f जो होता है वो फोकल पॉइंट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये बात पता लग गई सबको। ये पता लगने के बाद आप ये देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका एक मिरर है। कौन सा मिरर है ये? बाहर की तरफ अगर इसका पेट निकला हुआ है तो समझिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसका पोल कहां पे है? यहां पे। ठीक है, अब इस तरफ आप देखोगे, इस तरफ देखोगे तो यहां पे क्या है भाई? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पर मान लो उसका फोकस है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर CP को बोलते हैं, और CP/2 जो होता है, CP डिस्टेंस बाई 2 जो होता है वो F फोकस की दूरी होती है P से लेके F तक। पोल से हमेशा हमने दूरी को लेना है। पोल से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है तो इस दूरी को ही डिस्टेंस फ्रॉम P, लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड V नाम दिया गया है उसको, सॉरी माफ कीजिए, U नाम दिया गया है। डिस्टेंस ऑफ इमेज को V नाम दिया जाता है। तो इमेज एक बार ऐसे ही बना के देख लेते हैं। मान लो कि इसकी इमेज यहां बन रही है कहीं, ठीक है, तो इन्वर्टेड कर लेते हैं इसको। यहां पे मान लो भाई इन्वर्टेड इमेज बन रही है कोई, तो ये जो इमेज है इसका डिस्टेंस P से यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम मानेंगे V राइट साइड में। ये आपने ध्यान देना है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट का भी डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब और हमें क्या करना चाहिए? ये अब हम, अगर हमें बताया गया हो कि भाई जो इमेज है वो इसको इस एक्सिस से ऊपर की तरफ बनती है तो ये पॉजिटिव हाइट मानी जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बनती है तो नेगेटिव उसका हाइट माना जाता है। और इस तरफ वाले सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स होंगे U के, ठीक है, इसको नेगेटिव माना जाएगा, और इस तरफ जो पॉइंट्स होंगे उसको पॉजिटिव माना जाएगा। इस डिस्टेंस को पॉजिटिव माना जाता है, इस डिस्टेंस को पोल से लेके यहाँ वाला जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव माना जाता है। ऊपर जो डिस्टेंस है इमेज की हाइट वगैरह, हाइट, इसको पॉजिटिव लिया जाता है, और यहाँ पे जो उसकी हाइट है उसको नेगेटिव लिया जाता है, जो बिलो Y एक्सिस है। अगर इसको Y एक्सिस मान लें, अबव Y एक्सिस, बिलो Y एक्सिस। Y एक्चुअल में क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस चीज को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि क्या हमने फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो इसमें आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, तो टॉपिक क्या है? अब अगला टॉपिक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी
वस्तु का आकार जब बढ़ जाता है तो उसे मैग्नीफाई करना बोलते हैं और इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन। मान लो ऑब्जेक्ट जो था वो इस साइज का था, h1 हाइट का था, ठीक है, h हाइट का मान लो, और जो इमेज बनी है इसकी वो है h हाइट की। तो कितना मैग्नीफाई कर दिया, मान लो ये थोड़ी सी बड़ी इमेज बनती है, कितना मैग्नीफाई कर दिया या कितना डिमिनिश कर दिया, ये हमें कैसे पता लगता है? जब हम इमेज को, इमेज मान लो h1 है, h1 को जब हम डिवाइड कर दें h से, मतलब हाइट ऑफ इमेज को जब हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? मैग्निफिकेशन आ जाता है। मैग्निफिकेशन, इसको m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको लिख भी सकते हैं, तो ये मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये -v अपॉन में u के इक्विवेलेंट होता है। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है, ये माइनस यहां पे लगाना, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इसके बराबर ये हमेशा होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये इक्वेशन बड़े काम की होती है। आपको कई बार m दिया होता है, इनमें से एक चीज दी होगी और आपको इनमें से कोई दूसरी चीज उसका आउटपुट निकालना होगा। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। अब अगला टॉपिक आता है आपका, हम न्यूमेरिकल्स जो है उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना रहे हैं जो कि 3rd लेक्चर हो जाएगा इसी चैप्टर का। उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिए एक बार के लिए। अभी आप देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसी रिफ्रैक्शन को हमने अभी पढ़ना है। मार्कर का इंक थोड़ा सा डाउन है तो इसमें थोड़ा इंक डाल लिया जाए तब तक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि पाथ को दोबारा डिफाइन कर देना। रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब यहां पे है दोबारा से डिफाइन कर देना। मान लो कि ये एक कांच का स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास का स्लैब है, ग्लास, और यहां पे एयर है। ठीक है, मैं इसको यहां पे कोने में डिनोट कर देता हूं ताकि हमें, ये देखो एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। अब कोई रे ऑफ लाइट आती है, मान लो इस डायरेक्शन में आ रही है, यहां पे गिरती है, जैसे ही यहां से टकराएगी, यहां पे इस इंटरफेस से टकराएगी, ये एयर है, यहां पे ग्लास है, ग्लास के इंटरफेस से टकराएगी तो थोड़ा सा यहां पे एक परपेंडिकुलर हम अगर खींच लें, ठीक है, इस इंटरफेस के ऊपर, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके वो जानी चाहिए थी, इसके पाथ के अकॉर्डिंग वो ऐसे निकलनी चाहिए थी। मैं आपको दिखा देता हूं इसका पाथ। अगर नॉर्मल एयर में होती तो वो ऐसे निकलती, इस पाथ पे निकलती, लेकिन अब वो क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है किसकी तरफ? जब रेयरर मीडियम से, जो एयर है वो रेयरर मीडियम है और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है। जब भी रेयरर मीडियम से कोई रे आती है और वो ग्लास डेंसर मीडियम के अंदर घुसती है तो इंटरफेस पर जो नॉर्मल है उसकी तरफ क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है? डिफ्लेक्ट, नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। यहां पे डिफ्लेक्ट होगी रे और सीधी यहां से, जब
अब डेंसर मीडियम से दोबारा से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो फिर से क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ी सी अवे हो जाएगी। ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, यहां पे थोड़ा सा टुवार्ड द नॉर्मल होगा। अब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन जाती कहती कैसे है, थोड़ा सा अवे, इस रास्ते पे ये निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहां पे जिस एंगल पे वो गिरती है, जो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको आई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहां पे जो रिफ्रैक्शन है, जिससे रिफ्रैक्ट होती है, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर से यहां पे क्या होता है, यहां पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और फिर से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इसको I1 से डिनोट करेंगे, इसको R2 से डिनोट करेंगे, क्योंकि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं और दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके अंदर हैं। तो आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब इसका नियम क्या होता है, क्या रूल है उसका, इसको समझना है आपको। कि जो इंसिडेंस रे होती है ना, पहला रूल क्या कहता है कि इंसिडेंस रे, IR इंसिडेंस रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड, या फिर कहें रिफ्रैक्टेड रे वो, और नॉर्मल, वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो इसके इंटरफेस पर, यहां पे इंटरफेस है ना, इसके इंटरफेस पर होते हैं। ठीक है, इंटरफेस से होकर गुजरते हैं, इसी पॉइंट पर वो होते हैं। दूसरी बात इसमें क्या बोली गई है कि अगर आप, दूसरा बोला गया है कि अगर आप इस एंगल का साइन I1 अपॉन में साइन R1 करें, इसको 1 मान ले तो इसको 2 मानेंगे। ठीक है, साइन I1 अपॉन साइन R1 करें, तो इन दोनों मीडियम के लिए, जैसे कि एयर और ग्लास के लिए, तो उसी मीडियम के लिए हमेशा, उसी लाइट के लिए, अगर लाइट जो है वो 7 कलर्स में होती है, आपको पता है कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, वी से कौन सा होता है, वायलेट, आई से कौन सा होता है, इंडिगो, यहां पे ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर होते हैं। तो मान लो रेड कलर की लाइट यहां पे आ रही है, तो उसका ये साइन I1 अपॉन साइन R1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए, ग्लास और एयर के लिए। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इंडेक्स क्या होता है, एक तरह की सूची, या फिर इंडेक्स का मतलब होता है निर्देशक, निर्देश देने वाला। जैसे ये कौन सी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये हमें दिशा दिखाती है कि उधर जाओ, उधर से मत आओ, ये मत करो, वैसा मत करो, ये इंडेक्स फिंगर है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपको बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका झुकाव कितना होगा, कितनी वो विचलित होगी, इस बात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है। यहां पे विचलन जो है वो किस तरह से हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन है वो कितना हो रहा है, इस जो नॉर्मल है उसकी तरफ विचलित हो रही है। यहां पे नॉर्मल से अवे, टुवार्ड्स द नॉर्मल, आपने ये लैंग्वेज यूज करनी है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, और यहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम ये भी एक तरह से क्या है, साइन I अपॉन साइन R1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ठीक है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट LIGHT, लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इन मीडियम 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा इसका। इसको ऐसे लिखते हैं R21, या फिर आपकी बुक में दिया गया है
2 1। तो इस ऐसे हम निकाल सकते हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस बात को आपने देखना है। अब अगला पॉइंट यहां पे देखिए क्या होता है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन यहां पे देखें तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 लाख किलोमीटर होती है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर में कितने होते हैं, 3 लाख में 5 जीरो होते हैं ना, किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एयर का आपको याद रख लेना है, अगर ज्यादा नहीं तो दिए गए होते हैं मोस्टली। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये एयर था ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब अगले टॉपिक पर आ जाइए। हमने लेंसेस किए थे अभी, सॉरी मिरर किया था, अब हमने लेंसेस करने हैं। ठीक है, मिरर से हम रिफ्लेक्शन देख चुके थे, अब लेंसेस पे आ जाओ, उसमें भी वैसे ही रिफ्लेक्शन होता है। हमारा जानना बहुत जरूरी है जो नियम थे, जैसे कि फोकस से गुजरने वाली जो किरण है वो टकरा कर पैरेलल गुजर जाएगी, जो पैरेलल है वो टकरा कर फोकस से गुजर जाएगी, जो कि कर्वेचर से गुजरी है वो उसी रास्ते पर वापस गुजर जाएगी, जो 90 डिग्री के कोण बनाती हुई सर्कल पे या फिर कर्वेचर पे गिरती है वो उसी रास्ते से वापस गुजर जाएगी। वही सारे के सारे नियम लगेंगे। अब हम देखते हैं लेंस क्या होता है, लेंसेस। तो लेंस क्या होता है, लेंस आपका एक ऐसा माध्यम है, ट्रांसपेरेंट माध्यम है, जो 2 गोलों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लेंस, एक तो होता है ऐसा ऐसा, एक गोला ऐसा लिया, एक गोला ऐसा लिया। देखो ये जो है ना, एक गोला यहाँ पे है, एक कर्व यहाँ पे है, तो ये आपका लेंस है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो इसका कर्वेचर यहाँ पे हो गया और इसका कर्वेचर यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इधर वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है, इधर वाले डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है, और फोकल पॉइंट इनका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखो कि ये जो लाइन होती है ना, ये ऑप्टिकल लाइन भी बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल लाइन। तो हमेशा जो प्रकाश का विचलन होगा वो इस लाइन पर आने के बाद हम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाइट की रे आती है सीधी, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमें ऐसे विचलित होगी कि फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, और सीधे आने के बाद फोकस से गुजर जाएगी, ये आई सीधी, और ये प्रतीत नहीं होती है, सीधी गुजर जाती है। और जो आपका दूसरे वाला लेंस होता है ना, ये तो आपका कन्वेक्स लेंस है। देखो जो सिरा है वो उभरा हुआ है बाहर की तरफ, इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटो देता हूं, इसको रब कर दिया भाई ताकि कंफ्यूजन ना हो फालतू का। इसलिए ये देखो भाई, रे आई थी पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, और टकराने के बाद इसके अंदर से गुजरने के बाद फोकस पे आकर मिल गई, और इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पर बन रही है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं आपका, अगर इसकी जगह पे होता आपका मिरर, सॉरी लेंस, ये वाला, ये भी 2 गोलों का ही हिस्सा है। देखो एक गोला ये है और दूसरा गोला आपका ये है। ठीक है, हम इसको एक बार साफ कर देते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी ऐसे। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, ये इसका ऑप्टिकल लाइन इसको बोल देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ इस तरह से विचलित होती है, यहाँ पे ऐसे निकल गई और ये ऐसे निकल जाती है। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, असल में नहीं मिलेंगी।
ठीक है, असल में नहीं मिल रही है, मिलता हुआ लगेगा, जो डॉटेड लाइन होती है ये, ठीक है। तो जो रेज है वो तो आगे निकल गई, लेकिन आपकी इमेज कहां बन रही है, लेंस से पहले बन रही है, कहां पर, फोकस पर बन रही है। अगर रेज पैरेलल आती हैं, और रेज पैरेलल कब आती हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है। समझ में आ गया। अब इसके सारे लेंसेज के आपकी बुक में इमेज दी गई है कि कैसे कौन से लेंस की इमेज बनती है, ठीक है। और वो सारी इमेजेस आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए आपकी बुक निकालो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक रूल पता है, और सारी इमेज खुद से बार बार बनाकर देखो, ठीक है, तब ये सारी इमेज आपको समझ में आएंगी और सोल्व होगा। ये आपका खुद का काम है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लेंस फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला जो मिरर फॉर्मूला था वैसा ही है, इसमें सिर्फ एक बात का चेंज है कि जो 1/v प्लस 1/u होता था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे लेंस फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, जो हाइट है, मैग्निफिकेशन जो है वह वो भी वैसे ही निकलता है, कैसे, h1 अपॉन में h2। तो जहाँ पर h1 जो होता है ये इमेज की हाइट होती है, और ये जो होता है ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। ये एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। अब किसी लेंस की पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो आपका एक और फॉर्मूला था, v अपॉन u भी होता है। v इसमें क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, और u किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि m इज इक्वल टू h1 अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ये एक अच्छा फार्मूला होगा जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब आगे आपको दिया गया है पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस, लेंस की कितनी पावर है। कई बार बोलते हैं ना, मैंने इसको -4 के चश्मा लगा हुआ है, -2, -1, ठीक है, -1.25। तो ये पावर क्या होती है, जब हम 1 से फोकल लेंथ को डिवाइड कर दें, जैसे इसकी फोकल लेंथ है, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। और जो ये वाला लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस होता है, इसकी फोकल पावर जो होती है वो माइनस में होती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसे वाला, उसकी जो फोकल पावर होती है वो प्लस में होती है, ठीक है। जो पावर होती है वो प्लस में होती है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, किसकी पावर है, ये लेंस की पावर। और इसकी जो यूनिट होती है ना, उसको डायोप्टर बोलते हैं, DIOPTRE, डायोप्टर, ठीक है। और इसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब किसी लेंथ की, एक डायोप्टर क्या होता है, एक डायोप्टर जब किसी लेंस की फोकल लेंथ जो हो वो 1 मीटर की हो, 1 मीटर की हो, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1/f करेंगे तो 1/1 डायोप्टर की पावर उसकी आ जाएगी, ठीक है। अपने इस बात का ध्यान रखना है। इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे भाई अगली क्लास में धड़ाधड़। आपको अगली क्लास के लिए काम क्या है आपका, कि आप आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद आपका दिमाग जब खुल जाएगा तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो फटाक से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि सारे क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा अगली क्लास में, जिसमें हम बताएंगे न्यूमेरिकल।